Hello friends, today we will learn on the lathe operations. This is our sixth lecture of our subject lathe. Before continuing any operation in lathe, we have to load the job and center it on the headstock spindle. इसका मतलब कि जैसे मान लो आपको लेथ पे जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको जॉब या वर्क पीस आपको होल्ड करना पड़ेगा बिटवीन दैट सेंटर। होल्ड कहाँ पे करेंगे? तो होल्ड आप लेथ के स्पिंडल में करेंगे। स्पिंडल पे क्या हो सकता है? तो स्पिंडल पे डॉग चक हो सकता है, 3 जो चक हो सकता है, 4 जो चक हो सकता है, या फेस प्लेट भी हो सकती है, जिसमें आप आपका वर्क पीस या जो भी आपको जो जॉब के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप उसमें उसको होल्ड करने का होता है। और होल्ड करने के बाद आपको उसका सेंटर भी करना पड़ता है। इन लेथ ऑपरेशन द हेडस्टॉक स्पिंडल होल्ड्स द जॉब एंड इट रोटेट्स विद द सेम स्पीड एज द स्पिंडल। जो हेडस्टॉक पे स्पिंडल है, वो स्पिंडल पे जैसे मैंने बताया कि आप 3 जो चक या 4 जो चक या डॉग चक या फेस प्लेट कोई भी चीज़ फिक्स करके आप उसमें आपका वर्क पीस या जॉब होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही लेथ का स्पिंडल चलता है या वो घूमता है या आप उसको स्पीड देते हैं, वो ही सेम स्पीड पे आपका चक एंड आपका जॉब या वर्क पीस वही सेम स्पीड पे रोटेट भी होता है। उसके बाद में द कैरेज होल्डिंग द टूल ऑन द टूल पोस्ट। जो कैरेज होता है, कैरेज कहाँ पे होता है? दैट इज इन बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। वो दोनों के बीच में कैरेज होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस किया था। और कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट क्या करता है? आप उसमें आपका जो भी टूल से जो भी आपको ऑपरेशंस करना है, वो आप वो टूल से कर सकते हो। ऑल्सो द कैरेज गिव्स द टूल पोस्ट मूव्स longitudinally और क्रॉसवाइज डायरेक्शन टू गिव द डिजायर्ड फीड ऑन द जॉब। आप कैरेज को वर्क पीस से राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आप मूव कर सकते हो, या उसको क्रॉसवर्ड स्पीड भी आप दे सकते हो। वो आपको जो ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आपको कैरेज को या इन अदर वर्ड्स आपको टूल पोस्ट को मूव करने का होता है। दिस टू मोशंस, कौन सी? लॉन्जिट्यूडल मोशन एंड क्रॉसवाइज मोशन, हेल्प्स टू रिमूव द चिप्स ऑफ द मेटल एंड गिविंग द प्रॉपर शेप ऑफ द जॉब। ये दोनों जो आपकी जो मोशन है, और वो मोशन से आपका जो वर्क टूल होल्डर पे जो टूल फिक्स किया है, वो आपके वर्क पीस को उसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करता है और अल्टीमेटली उसमें से चिप्स या मटेरियल रिमूव करता है, और आपको जो भी शेप या साइज चाहिए जॉब की या वर्क पीस की, आप उसमें से ले सकते हो। The lathe is such a versatile machine that it can produce another lathe. लेथ एक ऐसा मशीन है कि आप लेथ से ऐसे ऐसे कंपोनेंट बना सकते हो, यानी आप कुछ भी ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन है, वो आप लेथ से कर सकते हो। उसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी ऑपरेशन करके दूसरा लेथ भी एक लेथ से आप बना सकते हो। इट इज़ tough to mention which operations are not performed in a lathe machine tool, though we discuss. हम डिस्कस करेंगे आगे कि आप लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड ऑफ लेथ ऑपरेशंस। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है कि लेथ से आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो। Number 1 is centering, facing, turning, chamfering, knurling, thread cutting, drilling, boring, reaming, spinning, tapping and parting off. इतने ऑपरेशंस आप लेथ मशीन से कर सकते हो। हम बारी बारी एक एक ऑपरेशंस देखेंगे
जहाँ तक हो सकता है मैंने उसका फिगर आपको यहाँ पे फिगर या स्केच मैंने यहाँ पे दिया है, और मैं आपको बारी बारी एक एक ऑपरेशंस समझाऊंगा और उसका क्या यूजेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑपरेशन इज सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होता है? वी यूज दिस ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए कॉनिकल होल in the face of the job to make the bearing support of the lathe center when the job is held between two centers। जैसे मान लो कि मैंने बताया कि आप वर्कपीस को कहाँ पे होल्ड कर सकते हो, तो स्पिंडल के ऊपर जो भी आपका चक लगा है उसमें होल्ड कर सकते हो। लेकिन इफ़ आपका वर्कपीस का लेंथ या जॉब का लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपने एक एंड पे जॉब को पकड़ा है, व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग, तो हो सकता है कि वो दूसरे एंड जो फिक्स एंड नहीं है, जिसमें आपने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, वो थोड़ा एसेंट्रिक घूमेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको दूसरा एंड को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। दूसरा एंड कहाँ पे आता है? टेल स्टॉक की तरफ आता है। तो जैसे टेल स्टॉक में क्या होता है? डेड सेंटर होता है। अगर आपको वहाँ से जॉब को पकड़ना है, जैसे मैंने बताया है जहाँ पे लिखा है सेंटर ड्रिल, ऐसा मैंने लिखा है, तो अगर आपको वहाँ से जॉब को पकड़ना है देन उसको आपको वहाँ पे एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा या सेंटरिंग करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरी तरह से समझाऊं। फॉर एग्जांपल आपको ड्रिलिंग मशीन पे कुछ काम करना है, ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिल करना है। अब डायरेक्टली आपने एक लोकेशन नक्की किया कि मेरे को ये जगह पे ड्रिलिंग करना है। अब डायरेक्टली ड्रिलिंग करेंगे तो हो सकता है ड्रिल का जो टूल है वहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, उसको कुछ गाइड नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? जहाँ पे भी आपको ड्रिल करना है वहाँ पे एक छोटा सा पंचिंग कर देंगे, छोटा सा एक डेंट जैसा आएगा, वो डेंट में आपका ड्रिल टूल वहाँ पे स्टार्ट मशीनिंग आपका करेगा। द सेम प्रोसेस कि जैसे आपको सेंटरिंग ऑपरेशंस करना है तो दूसरा एंड पे आपको एक ड्रिल का छोटा सा कॉनिकल होल करना है, जिसके कारण क्या होगा कि टेल स्टॉक में जो आपका डेड सेंटर है वो डेड सेंटर वो सेंटर में आ जाएगा, और जिसके कारण आप जॉब या वर्कपीस एक एंड आप चक में या दूसरा एंड आप टेल स्टॉक में रखा हुआ जो आपका डेड सेंटर है उस दोनों के बीच में आप उसको होल्ड कर सकते हैं। सो वाई सेंटरिंग ऑपरेशन इज रिक्वायर? अगर लंबा जॉब है और आपको दोनों एंड से वर्कपीस को होल्ड करना है, एक एंड आपका तो चक में जाएगा जहाँ पे आपको सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दूसरा एंड जो हैंगिंग वाला होता है वहाँ पे अगर आपको जॉब को सपोर्ट नहीं मिलता है तो देन वो आपका जो स्पीड मिलेगा तो वो एसेंट्रिक घूमेगा। टू अवॉइड दिस आपको दूसरे एंड पे एक छोटा सा ड्रिल करना है, और जिसमें आपका टेल स्टॉक में रखा हुआ डेड सेंटर का पॉइंट उसके अंदर इंसर्ट होता है, और उसके कारण आपका जॉब एक एंड आप चक में और दूसरा एंड डेड सेंटर में होल्ड कर सकते हो। ये ऑपरेशन को सेंटरिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। सेकंड ऑपरेशन इज फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन क्या है? फेसिंग ऑपरेशन इज फॉर मेकिंग द एंड्स ऑफ द जॉब टू प्रोड्यूस ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विद द एक्सिस ऑफ ऑपरेशंस और ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए जॉब। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक टूल दिखाया हुआ है, जो येलो कलर का आपका येलो या ऑरेंज कलर का आपका वर्कपीस है। वहाँ पे एक एंड में राइट हैंड साइड में टूल दिखाया है। वो टूल क्या करेगा? आपका फेसिंग ऑपरेशन करेगा। फेसिंग ऑपरेशन की ज़रूरत कब होती है? अगर आपने कोई वर्कपीस आपके या जॉब आपके पास है तो हो सकता है कि वो फेस आपका जॉब का लेंथ के हिसाब से उसको परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको फेसिंग करना पड़ता है। दूसरी उसकी ज़रूरत क्या है? आपको जॉब का लेंथ चाहिए फॉर एग्जांपल 100 मिलीमीटर, लेकिन आपका जॉब है 103 मिलीमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 mm या 3 मिलीमीटर का आपको उसके ऊपर फेसिंग करना पड़ेगा, सो दैट अल्टीमेटली आपको 100 mm लेंथ का जॉब आपको मिल सके। इन दिस ऑपरेशन होल्ड द जॉब
on the headstock spindle using 3 or 4 jaw chuck. Start the machine on the desired RPM to rotate the job. Give a desired feed on the perpendicular direction of the axis of the job. जॉब का जो लेंथ वाइज डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर आपको टूल को फीड देने का होता है, सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड लेंथ ऑफ द वर्क पीस. दिस इज फेसिंग ऑपरेशन. टर्निंग ऑपरेशन. टर्निंग ऑपरेशंस क्या है? द टर्निंग ऑपरेशंस बाय विच we remove the excess material from the workpiece to produce a cone shape or a cylindrical surface. देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि टर्निंग ऑपरेशन से आपको सिलेंड्रिकल सरफेस भी मिलती है और कॉनिकल सरफेस भी मिलती है. वो कॉनिकल सरफेस और सिलेंड्रिकल सरफेस कैसे मिलती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टर्निंग ऑपरेशंस एंड दोस आर स्ट्रेट टर्निंग, शोल्डर टर्निंग, rough turning, finish turning, taper turning and eccentric turning. स्ट्रेट टर्निंग क्या होता है? तो स्ट्रेट टर्निंग क्या है कि जैसे आपने वर्कपीस को होल्ड किया, देखो मैंने ये फिगर में वर्कपीस को कैसे होल्ड किया वो दिखाया है, दोनों सेंटर में. आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पार्ट है वो आपका चक में होता है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका टेल स्टॉक में रखा हुआ जो डेड सेंटर है उसमें रखा है. ओरिजिनल डायमीटर, जैसे मैंने वहाँ पे ऊपर वर्कपीस या जो लिखा है वो डायमीटर उसका ओरिजिनल था. आपने क्या किया? आपने टर्निंग टूल यूज करके उसको लेंथ वाइज स्ट्रेट में टर्निंग किया और आपने डायमीटर रिड्यूस किया. सो दिस इज स्ट्रेट टर्निंग. इन दिस ऑपरेशन is done to produce a cylindrical surface by removing excess material from the workpiece. It is done in the following ways. क्या क्या steps है वो अभी हम देखेंगे. Mount the job by suitable job holding device. मैंने यहाँ पे suitable job holding device क्यों लिखा है? क्योंकि आप जॉब जैसे मैंने बताया 3 जो चक में, 4 जो चक में या डॉग चक में या फेस प्लेट में होल्ड कर सकते हो. So mount the job by suitable job holding device and check the trueness of the job axis with the lathe axis. लेथ का जो एक्सिस है वो एक्सिस पे ही जॉब का रोटेशन होना चाहिए. वो अगर एसेंट्रिक रोटेशन होता है तो आपका टर्निंग ऑपरेशंस आपको वो जो स्ट्रेट लाइन में चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा. तो यू हैव टू चेक द ट्रूनेस ऑफ द जॉब एक्सिस. Hold the cutting tool on the tool post and set the cutting edge at the job axis or slightly above it. जो आपका कटिंग टूल का जो पॉइंट है वो आपका जॉब का सेंटर है वहाँ पे या उससे थोड़ा स्लाइटली अप साइड में आपको रखना है. सेट द स्पिंडल एज पर द डिजायर्ड स्पीड. जो आपको आरपीएम चाहिए वो आप स्पिंडल का आरपीएम सेट करेंगे. गिव डेप्थ ऑफ कट एज पर फिनिश और रफ कट. आपको कितना डेप्थ ऑफ कट देना है? आपको फिनिश सरफेस चाहिए या रफ सरफेस चाहिए, इस हिसाब से आपको उसको डेप्थ ऑफ कट देना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको रफ टर्निंग करना है और उसके बाद में फाइनल टर्निंग करना है तो आपका डेप्थ ऑफ कट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको फिनिश कट चाहिए देन आपका डेप्थ ऑफ कट रफ कट से कम रहेगा. स्टार्ट द मशीनिंग. Engage automatic feed to move the carriage with the tool to desired length. आपको ऐसा कोई कंपलसरी ज़रूरत नहीं है कि आपको कैरेज को ऑटोमेटिक ही मूव करना है. आप मैन्युअल भी मूव कर सकते हो और जितनी लेंथ में आपको टर्निंग करना है इतनी लेंथ तक आपको धीरे धीरे कैरेज को मूव करना है. देन disengage the feed and carriage is brought back to its starting position. The process is repeated until the job फिनिश. ये टर्निंग आपको कब तक करनी है? जब तक आपको जो आपको डायमीटर चाहिए वो डायमीटर नहीं मिलता है तब तक आपको उसको टर्निंग करते रहना है. फॉर एग्जांपल इनिशियल डायमीटर ऑफ योर वर्क पीस इज 50 मिलीमीटर एंड योर रिक्वायरमेंट इज 40 मिलीमीटर. देन यू हैव टू स्टार्ट विद द रफ टर्निंग. जैसे मान लो आपने 3 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया है तो 3 mm से आपका डायमीटर कितना रिड्यूस होगा?
50 -3 -3 डबल साइड में, जैसे डेप्थ ऑफ कट 3 mm का दिया है तो आपका डायमीटर रिड्यूस होगा 6 मिलीमीटर। तो एक बार आप जब प्रोसेस करेंगे तो आपका जो डायमीटर है वो रिक्वायर्ड जो आपका 40 mm है और इनिशियल 50 mm है, उसमें से 6 मिलीमीटर निकल के आपको 44 mm का डायमीटर मिलेगा। अगेन आपकी रिक्वायरमेंट 40 mm की है बट यू हैव ए डायमीटर ऑफ 44 मिलीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन दूसरा डेप्थ ऑफ कट लेके आपको जो भी डायमीटर चाहिए वो डायमीटर में आपको उसको फिर से टर्निंग करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज ए स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज द शोल्डर टर्निंग। शोल्डर टर्निंग क्या है? तो शोल्डर टर्निंग जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपको कोई एक स्टेप जैसा रखना है, तो शोल्डर टर्निंग इज कॉल्ड विच हैज ए डिफरेंट डायमीटर टू फॉर्म ए स्टेप फ्रॉम वन डायमीटर टू अनदर। जैसे मैंने दिखाया है, ये स्केच मैंने बनाया है, उसमें आपको जो हाथ से बनाया हुआ स्केच है भी मैं दिखाता हूँ कि जैसे आपका वर्क पीस है और पिंक कलर से मैंने यहाँ पे टूल दिखाया है। उसमें 4 टाइप के आपके शोल्डर टर्निंग है। एक तो है स्क्वायर स्क्वायर टर्निंग, बराबर। तो स्क्वायर टर्निंग में क्या होता है, जो फर्स्ट वन इज द स्क्वायर टर्निंग है, मैंने लिखा है नाम वहाँ पे शोल्डर टर्निंग, बट इट इज़ ए स्क्वायर टर्निंग। दूसरा है आपका बेवल टर्निंग, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपको उसमें बेवलिंग मिलता है। थर्ड वन इज द रेडियस टर्निंग, उसमें बेवल टर्निंग से आपका रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ वन इज द अंडरकट, जिसमें आपको एक ग्रूव जैसा करना पड़ता है, दैट इज नोन इज द अंडरकट टर्निंग, बराबर। तो दिस इज ए 4 टाइप ऑफ डिफरेंट शोल्डर टर्निंग। नंबर 1 स्क्वायर टर्निंग, नंबर 2 बेवल टर्निंग, नंबर 3 रेडियस शोल्डर टर्निंग एंड नंबर 4 इज द अंडरकट टर्निंग। उसके बाद में आता है रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। जैसे मैंने पहले बताया कि रफ टर्निंग क्या होता है, और मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर आपका वर्कपीस का इनिशियल डायमीटर है 50 मिलीमीटर एंड योर रिक्वायर्ड डायमीटर है 40 मिलीमीटर, दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस ए मटेरियल बाय 10 मिलीमीटर। अगर 10 मिलीमीटर रिड्यूस करना है तो आपको टोटल एक साइड से 5 मिलीमीटर आप डायमीटर निकालेंगे तो आपका दूसरी साइड से भी 5 मिलीमीटर का रिड्यूस होगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू विल गेट ए डायमीटर ऑफ 40 मिलीमीटर। तो रफ टर्निंग में क्या होता है कि रफ टर्निंग आप फास्ट कर सकते हो। कैसे? तो आपका डेप्थ ऑफ कट उसमें ज़्यादा होता है और फीड रेट भी आपका उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन वो टर्निंग के बाद में आपको जो सरफेस मिलती है वो इतनी फिनिश या स्मूथ नहीं मिलती है, जिसके कारण उसको रफ टर्निंग बोलते हैं। So it is a process of removal of excess material from the workpiece in minimum time by applying a high rate of feed and very heavy depth of cut। जैसे मैंने बताया कि डेप्थ ऑफ कट उसमें ज़्यादा होता है और जो कैरेज का जो फीड रेट है वो भी ज़्यादा होता है। द डेप्थ ऑफ कट इज अराउंड 2 to 5 मिलीमीटर एंड द रेट ऑफ फीड इज 0.3 to 1.5 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो डेप्थ ऑफ कट इज अराउंड 2 to 5 millimeter. Why 2 to 5 millimeter? That depends on the workpiece material, also depend on the lathe machine, also it is depending on the worker skill and also it is depending on the tool material। तो ये 4 के बेस पे आपको मशीनिंग के क्या ऑपरेशंस में कौन से डेटा रखना है उसके ऊपर से आप सिलेक्ट करते हैं। फिनिश टर्निंग में क्या होता है, उससे उल्टा होता है कि द फिनिश टर्निंग ऑपरेशंस नीड्स हाई कटिंग स्पीड, उसका कटिंग स्पीड ज़्यादा होता है विथ मिनिमम फीड एंड वेरी स्मॉल डेप्थ ऑफ कट टू जनरेट द स्मूथ सरफेस। कटिंग स्पीड ज़्यादा होता है लेकिन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट बहुत कम होता है। इन फिनिश टर्निंग द डेप्थ ऑफ कट इज अराउंड 0.5 मिलीमीटर। जैसे वहाँ पे रफ टर्निंग में क्या था, दैट इज फ्रॉम 2 to 5 मिलीमीटर, यहाँ पे 0.5 to 1 मिलीमीटर है। एंड रेट ऑफ फीड इज 0.1 to 0.3 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, जबकि वहाँ पे क्या था 0.3 to 1.5 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन रफ टर्निंग में था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। ये आपको 2 या 3 मार्क का एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन उसमें आ सकता है, डिफरेंशिएट रफ टर्निंग एंड फिनिश टर्निंग। तो आपको ये 2 डिफरेंस उसमें आपको लिखने होते हैं।
उसके बाद में आता है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग